नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें। और सबसे अहम खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये है कि 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वो फैसला क्या है वो जरा ध्यान से सुनिए। जी हां, 2000 के नोट पर आरबीआई का एक बड़ा फैसला सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को 2000 के नए नोट नहीं जारी करने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, 2000 के नए नोट नहीं जारी करने के आदेश बैंक को दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल 2000 का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा। तो फिलहाल 2000 के नोट का चलन, जैसे हमने कहा कि लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा, लेकिन बैंकों को 2000 के नोट, नए नोट जारी नहीं करने के लिए आरबीआई ने कहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, जरा बताएं, पूरे फैसले की जानकारी दें, क्या कहा गया इस फैसले में? जी हाँ, बहुत ही अहम फैसला लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे जो 2000 के नोट थे उसको विड्रॉ करने का फैसला लिया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये क्लीन नोट पॉलिसी है। क्या है ये क्लीन नोट पॉलिसी? इस पॉलिसी के तहत आरबीआई ने बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी बैंक नोट्स टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। इस पॉलिसी के तहत ये डिसाइड किया गया है कि जो आपके 2000 रुपए के नोट हैं उसको विड्रॉ किया जाएगा। अब आखिर ये होगा कैसे? इसके लिए बहुत सारे सवाल होंगे पब्लिक के मन में। यहाँ पर हम एक एक करके हर सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो 2000 रुपए का नोट है वो लीगल टेंडर आगे रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक का कहना है कि वो लीगल टेंडर बना रहेगा। क्या आप ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए। आरबीआई ने कहा है कि दे आर इनकरेज टू डिपॉजिट and exchange these bank notes till September 30। इसका मतलब यही है कि जो आम पब्लिक है उसको इनकरेज किया जा रहा है कि आप सितंबर तक ये जो नोट है बैंकों में जमा करा दीजिए। और बाद में भी अभी क्लैरिटी जरूर नहीं दी गई स्पष्ट शब्दों में कि लीगल टेंडर रहेगा कि नहीं, लेकिन ये जो शब्द है वो इनकरेज किया जा रहा है पब्लिक को कि आप 2000 रुपए के जो नोट हैं उसको वापस जमा कर दीजिए। अब इसके अलावा एक और सवाल आप पब्लिक के मन में आ सकता है कि पब्लिक को 2000 रुपए के जो बैंक नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो भी बैंक है जहां पर आपको अकाउंट है वहां पर जाके आप 2000 रुपए के ये जो नोट हैं वो जमा कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी, जैसा मैंने आपको बताया, वो 30 सितंबर तक इनकरेज किया जा रहा है कि आप 30 सितंबर तक ये जो अपना नोट है वो वापस कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर कोई किसी तरीके की लिमिट है क्या कि कितने नोट जमा कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। आप अपने केवाईसी नॉर्म्स के तहत जितने भी आपको नोट जमा करने हैं वो आप जमा कर सकते हैं। आप ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। और ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स का भी इसमें यूज किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे रिजर्व बैंक के द्वारा बोला जा रहा है। तो जो भी आपका नियरेस्ट बैंकिंग पॉइंट्स हैं, जो भी नियरेस्ट आपकी ब्रांच है, वहां पर जाके ये 2000 रुपए का जो नोट है वो एक्सचेंज किया जा सकता है। बिल्कुल अहम बात आपने कही और वाकई विस्तार से आपने सारी चीजें बताई। एक चीज जो है वो हम समझना चाहेंगे आपसे, वो ये कि क्या इसके पीछे की जो मंशा है या सरकार की जो सोच है, जो आरबीआई की सोच है, इसके बारे में कोई खास बात रखी गई है या केवल इसके बारे में जानकारी दी गई? जी, अभी जो जानकारी है हमारे पास यही है कि जो एक्सचेंज है वो नोट्स का करना है। आरबीआई ने फिलहाल बोला है कि इसको विड्रॉ करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। और साथ ही साथ जो भी सवाल हैं पब्लिक के मन में, अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आरबीआई आंसर करने को तैयार है। ये भी यहाँ पे साफ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सचेंज फैसिलिटी है वो बैंकों को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है किसी कस्टमर को। तो जब भी
आप किसी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जा रहे हैं, वहां पे विदाउट एनी कॉस्ट ये नोट्स एक्सचेंज किए जाएंगे। इसके लिए ये भी बैंकों को हिदायत दी जा रही है कि आप स्पेशल अरेंजमेंट कीजिए। तो वो देखना होगा कि आप बैंक किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये जो डीमोनेटाइजेशन जब अनाउंस हुआ था उसके बाद देखा गया था कि शुरुआती कुछ दिनों में बहुत सारी लाइंस लगी थी बैंकों में। तो यहां पर बैंकों को हिदायत जरूर दी गई है कि आप इसके लिए बेहतर प्रबंध करें और जो 2000 रुपए के जो नोट्स हैं उनको एक्सचेंज करवा पाए। अंकुर, आप लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर को कवर करते आए हैं और तमाम बड़ी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। जब इस तरह का फैसला आता है और जब हम बात कर रहे हैं कि एनकरेज किया जा रहा है लोगों को कि वो इसको डिपॉजिट करें, तो किस तरह की चर्चा हो रही है आप लोगों के बीच, या आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या हो सकती है, क्या क्या वो विकल्प हो सकते हैं, या क्या क्या वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से इस तरह के फैसले लिए जाते हैं? जी हाँ, इस तरीके का फैसला जाहिर सी बात है काफ़ी सोच समझ के लिया जाता है और यहाँ पे कई सारी अड़चनें भी आ सकती हैं। वो सारी संभावनाओं को पहले तलाशा गया, बात की गई और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर एक और सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि क्या होगा अगर आपका बैंक, मान लीजिए आपका कोई बैंक है, वो आपको मना कर रहा है कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 30 दिनों के भीतर अगर आपका बैंक किसी भी कारण से मना कर रहा है 2000 रुपए को एक्सचेंज करने के लिए, तो आप ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये सारे पहलुओं पे फिलहाल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है, इस पे पूरी तैयारी की गई है और जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसके तहत ये 2000 रुपए का जो नोट है उसको विड्रॉ करने का निर्णय लिया गया है। अंकुर, जब हम देखते हैं कि इस तरह का फैसला आए और हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके हर पहलू को देखते हैं, तो आपको शुरुआती तौर पर प्रैक्टिकल चैलेंज क्या दिखेगा? आपको लगता है कि ठीक है, हम सारी चीज़ों को कहते हैं कि साहब ये ऐसा होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, बैंकों को ये करना चाहिए, नागरिकों को ये करना चाहिए, लेकिन जब व्यवहारिकता के धरातल पर आते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। व्यवहारिकता में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हमेशा होता है जब ऐसा कोई अनाउंसमेंट एकदम से आता है, लेकिन यहाँ पर माहौल इस बार अलग है। इस बार सिर्फ एक पर्टिकुलर नोट के बारे में बोला गया है, तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके की कोई भी घोषणा की जाती है तो बैंकों से पहले बात की जाती है, सरकार से पहले इस पे मीटिंग होती है और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि जो नोट है उसको अगर हम वापस ले रहे हैं सिस्टम में, यहाँ पे व्यवहारिकता में क्या दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए स्मूथ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इसीलिए मैं जैसे स्पेसिफाई किया, यहाँ पे ना सिर्फ ये प्रबंध किया गया है कि 30 सितंबर तक आपको इनकरेज किया जा रहा है। मैं बार बार इनकरेज इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाध्यता का शब्द प्रयोग नहीं किया है आरबीआई की तरफ से। पब्लिक को इनकरेज किया जा रहा है कि वो जो 30 सितंबर तक है 2000 के नोट को विड्रॉ कर पाए। तो यहां पर जो मैसेज यही है कि किसी भी तरीके की कोई आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, स्मूथली ये ट्रांजिशन हो पाए। इन सारे पहलुओं पर गौर करके ही फाइनली ये फैसला लिया गया है कि जो 2000 रुपए का नोट विड्रॉ करना है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, उसको किस तरीके से एक्चुअली में व्यवहारिकता में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। अंकुर, एक और सवाल मेरा है कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं और जब हम अपने दर्शकों को जाहिर तौर पर बहुत क्लीन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आप एक एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं, तो क्या इस बात का भी जोखिम बना रहता है कि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन आजकल जो सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए ये खबर आएगी और ये चीज़ें होंगी, क्या वहाँ पर भी जो है वो तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको निगाह रखनी होगी? बिल्कुल, मिस इन्फॉर्मेशन की कोई भी गुंजाइश ना हो, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले से ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब कि आम पब्लिक को पहले से ही बताया है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब हमने पहले से ही तैयार कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है इसके बाद भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई ऐसी व्यवहारिकता में कमी रह सकती है, तो उसकी भी तैयारी जो रिजर्व बैंक ने है वो करके रखी है। और यहाँ पर जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए सारे प्रबंध पहले से किए जाते हैं, पहले से तैयारी की जाती है, ताकि
जब इस तरीके का फैसला लिया जाए, जैसे नोट वापस करने हैं, किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो, और जैसे आपने मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला, तो पब्लिक को यही करना चाहिए कि जो ऑफिशियल आपके बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो बैंक से इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ उस पे ध्यान देना है। आपको किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ध्यान नहीं देना है, आपको किसी मैसेज पे ध्यान नहीं देना है। ऑथेंटिक बैंक से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑथेंटिक मीडिया से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे हम यहाँ पे ईटी नाउ स्वदेश पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो सही जानकारी है वो पब्लिक तक पहुंचाई जाए, इसी तरीके से पब्लिक को ध्यान देना है कि किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दे, और सिर्फ ये नोटिस करे कि आपके बैंक का क्या मैसेज है। बैंक्स में जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये एक्सचेंज कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर के सिलसिले में आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि 2000 का नोट चलन से बाहर होगा। नए नोटों को जारी करने को से मना किया है आरबीआई ने बैंकों को, लेकिन अब इसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि जिनके पास भी है उनको 30 सितंबर तक एनकरेज किया है कि वो इन नोटों को डिपॉजिट कर दें। किसी तरह की बाध्यता नहीं है, ये लीगल टेंडर जारी रहेगा, लेकिन इसको जो सरकार की तमाम कोशिशें हैं क्लीन करेंसी की, उसके तहत उसके प्रयास के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और उस दिशा में यही है कि धीरे 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 इस नोट को चलन से बाहर किया जाएगा। लेकिन इस बार किसी तरह की अफरा तफरी, किसी तरह की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्पष्ट कहा गया है, समय भी है, केवल एक नोट की बात की गई है, और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह एक लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा, लेकिन बैंकों को इसे जारी करने से मना किया है। तमाम विस्तृत जानकारी भी हमने आपको दी है। ये जो पूरी चर्चा है, ये जो पूरी बातचीत है, ये हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, तो आप वहां से भी एक एक इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, समझिए, और किसी तरह से पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है, और किसी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन पर यकीन नहीं कीजिए। बैंक जो आपको जानकारी दे रहे हैं उन पर ही भरोसा करिए, और जो ईटी नाउ स्वदेश ने आपको तमाम जानकारियां दी उसको ध्यान से समझिए और सुनिए। चलिए, इस बीच एक और अहम खबरों की ओर हम बढ़ते हैं, और बड़ी खबर यह है कि सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करेगी आरबीआई। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करेगा रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। पूरी खबर बता रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अहम बैठक हुई फ्राइडे को, और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो गवर्नमेंट को डिविडेंड ट्रांसफ़र है वो 87,416 करोड़ रुपए किया जाएगा। अब इस फिगर से फ़ायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट का बजटेड अमाउंट था वो करीब 48,000 करोड़ रुपए था। तो चूंकि अब इस बजटेड अमाउंट से ये जो फिगर है इस बार काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इससे सरकार को मदद मिलेगी अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में। यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है 5.9% तक रखने में सरकार को इस डिविडेंड ट्रांसफ़र से काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर हम पिछले साल के डिविडेंड ट्रांसफ़र को याद करें तो ये 30,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था, और FY 2021 जिसमें करीब 99,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफ़र सरकार को दिया गया था, उसके बाद ये काफ़ी बड़ा डिविडेंड ट्रांसफ़र इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है सरकार को ट्रांसफर करने के लिए। इसके अलावा बोर्ड बैठक में एक और अहम फैसले को मंजूरी मिली है, और वो है कंटिजेंसी बफर को जो 5.5% था उसको बढ़ाकर अब 6% कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर विशेष जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर है आज के बाजार की। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 150 अंक संभलकर 18,200 के पार बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 298 और निफ्टी बैंक 217 अंकों की तेजी पर बंद हुए। बाजार को आज आईटी, रियल्टी और ऑटो शेयरों से सपोर्ट मिला। हिंडनबर्ग को लेकर ऐसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के चलते अदानी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी रही। दिन भर और हफ्ते भर बाजार का क्या रहेगा माहौल, क्या होंगे अगले आने वाले वक्त में ट्रिगर्स, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा इस पे जानकारी दे रहे हैं। रेंज का कारोबार था, इस रेंज का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मार्केट ने 2 बजे के बाद काफी अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है।
आज ही आज का सिर्फ बिजनेस अगर आप चेक करेंगे तो अडानी ग्रुप की जो खबर आई है रिपोर्ट को लेकर, जिसमें कोई फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की बात नहीं है, प्राइस मैनिपुलेशन की बात नहीं है, उसके बाद से बाजार का मूड भी सुधरा और अडानी ग्रुप के शेयर्स का मूड भी सुधरा है और सभी के सभी बकायदा डेज हाई पे जाके क्लोज हुए हैं। हालांकि मैं आपको पूरे हफ्ते भर का बाजार का भी लेखा जोखा आपके सामने रख देता हूं। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का YTD यानी कि एक हफ्ते का रुझान ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव था, करीब आधे % के आसपास इंडेक्स करेक्ट हुआ है। ये तो आज मार्केट के अंदर है जो थोड़ा बहुत आप गेन्स वापस देख पा रहे हैं, नहीं तो मार्केट थोड़ा ही बहुत नैरो रेंज के अंदर आ गया था। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्सेस के अंदर भी फ्लैट रुझान है और साथ ही स्मॉल कैप देखेंगे तो वो करीब 0.25% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, यानी कि ब्रॉडर इंडाइसिस कुछ प्लस और कुछ माइनस की वजह से ऑलमोस्ट रेंज में थे। बात है सेक्टोरल चर्निंग पे। इस पूरे हफ्ते के अंदर सेक्टर्स कौन कौन से चलते हुए दिखे? रियल एस्टेट काफी अच्छा होगा, आपको ध्यान होगा ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज और साथ ही DLF जैसे बड़े शेयर्स ने दम भरा इस पूरे सेगमेंट के अंदर और वो करीब 1.25% का रिटर्न देने में कामयाब हुआ। IT बिल्कुल लास्ट के 2 दिनों में चलना शुरू हुआ जब नेस्डेक ने ब्रेकआउट किया 12,300 पे। आज नेस्डेक 12,600 पे है, तो पहले तो नहीं चला लेकिन धीरे धीरे अब चेस कर रहा है। इन्फोसिस, TCS, कफोर्ज, SCL टेक जैसे शेयर्स काफी अच्छे चलते हुए दिखे। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट कुछ प्लस और कुछ माइनस, यानी कि फर्स्ट हाफ में पहले चले लेकिन हफ्ते के 2 आखिरी दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए कुछ खास रिटर्न नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट थे। लेकिन जो कमजोर था वो एनर्जी पैक था। रिलायंस ज्यादा चलता हुआ दिखा लीडरशिप में। ONGC, BPCL, IOC भी थोड़े ठंडे पड़ गए, इसलिए इनका नेगेटिव रिटर्न आ गया और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी है ऊपर से। ऑटोस के अंदर भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है लास्ट के 2-3 सेशन में, इसलिए भी इसका रिटर्न थोड़ा नेगेटिव बना। अब गेनर्स की बात बोलते हैं। अगर आज इस पूरे हफ्ते में देखेंगे तो निफ्टी के जो टॉप गेनर्स रहे वो हीरो मोटोकॉर्प था, इंडसइंड बैंक था और साथ ही टेक महिंद्रा था, जहां पे 2 से 4% तक की मजबूती आती हुई दिखी है। वीक के लूजर्स निफ्टी के जो थे वो था डिविस लैब 6% नीचे, साथ ही अपोलो हॉस्पिटल करीब 3% नीचे, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर्स में भी करीब 3% तक का नुकसान हमको बनते हुए दिखा। कुल मिला के अगर आप मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं तो दबाव तो आपको कुछ फार्मास्यूटिकल शेयर में वापस बनते हुए दिखा है। अगले हफ्ते फिर से नजर रहेगी ऑल टाइम हाई पे 44,152 का। मार्केट की निफ्टी पे नजर रहेगी कि वो रहेगी 18,000 से लेकर 18,400 के बैंड में किसको ब्रेक करता है। अब अर्निंग के लिहाज से हम बिल्कुल लास्ट लेग में चल रहे हैं। कुछ छोटी बड़ी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, हालांकि 3 बड़ी कंपनीज के नंबर होंगे, उनका इंपैक्ट इंडेक्स पे नहीं होगा बट मार्केट के मूड पे थोड़ा ज्यादा होगा। यूएस से भी देखना होगा कि वहां पर भी कोई क्या रिसेशन या डिफॉल्ट को लेकर ऐसी कोई नेगेटिव खबर तो और नहीं आती है। अगर ये नहीं आती है तो बाजार जैसे डीकपल है यूएस से, अपनी ही चाल चल रहा, हो सकता है आपको थोड़ा और चलता हुआ दिखे। कुल मिला के मार्केट अभी भी एक रेंज में पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये हम आपको बताएंगे, मगर पहले जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने इस पर क्या टिप्पणी की है वो देख लेते हैं। देखिए, ये बात क्लियर है कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने संगठित की थी, उस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि जो अडानी ग्रुप पे लांछन लगे थे वो गलत थे। ना तो कोई प्राइस मैनिपुलेशन पता निकली है ग्रुप की, ना कोई और कानूनी मुद्दे निकले हैं जो इन्होंने वायलेट या ब्रीच करे होंगे। और ये क्लियर है कि ये सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में और कोई तत्व नहीं है और इस रिपोर्ट को, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, इस कमेटी ने देखने के बाद कोई उसकी एंडोर्समेंट नहीं करी है। चलिए, और जैसा हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले में आखिर क्या बात कही गई है वो जानना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। सो इस सेपरेट कमेटी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई थी उसके रिकमेंडेशंस बाहर आए हैं। उसमें ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अपने जितने भी बेनिफिशियल ओनर है, मतलब जिनसे फ़ायदा होता है, उनके नाम जो हैं वो पब्लिक में वो डिस्क्लोज कर दिए हैं, वो बाहर आ चुके हैं। साथ ही इसमें सेबी को, जो मार्केट रेगुलेटर है, इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसको
क्लीन चिट दी है और कहा गया है कि उसका कोई भी रेगुलेशन के पार्ट पे फेलियर नहीं था। सेबी इस मामले में पूरे जो नियम और कानून है वो फॉलो कर रहा था, वो सब जो नियम और कानून है वो फॉलो किए जा रहे थे, इसलिए सेबी के पार्ट से भी कोई भी रेगुलेटरी फेलियर मतलब रेगुलेशन की तरफ से कोई फेलियर नहीं आता दिख रहा है। कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 24 जनवरी के बाद मार्केट में स्टॉक मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव इतना नहीं था, पर रिटेल जो शेयर जो लेने वाले हैं उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। पर यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि सब मिला के शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट कई कंपनियों ने, कई जो एंटिटी हैं उन्होंने बनाए शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट। ये कौन थे, उनकी जांच भी पूरी होनी चाहिए इस मामले में, ये कहा गया है। सो कुल मिला के सेबी को तो क्लीन चिट दी गई है, साथ में अदानी ग्रुप के लिए भी ये क्लीन चिट की ही तरह है, जहां पे ये कहा गया है कि उन्होंने सब अपने बेनिफिशियल ओनर जो थे उनको डिस्क्लोज किया था और सेबी की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है इस सब में। ध्यान रहे कि ये जब जनवरी में अदानी ग्रुप के स्टॉक काफ़ी गिर गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी, 2 कमेटी बनाई थी, सेपरेट कमेटी बनाई थी और सेबी को कहा था कि पूरी जांच करे। सेबी ने इसके लिए ज़्यादा वक्त मांगा था, पर सेपरेट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बाहर आई है, जिसका हमने आपको अभी ब्यौरा दिया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रुपए में फिर से कमजोरी बढ़ती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों इतना कमजोर हो रहा है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताएं आखिर रुपए पर इतना प्रेशर क्यों है? देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए की अगर बात करें तो 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। उसके विपरीत डॉलर इंडेक्स 2 महीने से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स मार्च के मध्य से देखें 14-15 मार्च के आसपास जो डॉलर इंडेक्स का लेवल था उसके ऊपर डॉलर इंडेक्स वापस से चला गया है, 103.5 के आसपास है। और जिस तरह से वहाँ की इकॉनमी के जो नंबर आ रहे हैं, इकॉनमी वहाँ की स्ट्रेंथ हो रही है, उससे करेंसी को मजबूती मिल रही है। साथ ही जिस तरह की गतिरोध चल रहे थे डेट सीलिंग को लेकर, उस पर भी अब सहमति बनती दिख रही है और लग रहा है कि 1 जून से पहले वहाँ पर डेट सीलिंग बढ़ाने पर फैसला हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है जो सपोर्ट कर रहा है डॉलर को। घरेलू बाजार की बात करें तो आरबीआई का रुख लगातार नरम है। लग रहा है कि ब्याज दरें अब यहाँ पर पॉज रहेगी और आने वाले कुछ और बैठकों में ब्याज दरें कटौती भी हो सकती है। साथ ही जिस तरह से ग्लोबल स्लो डाउन है उससे यहाँ पर एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, तो एक जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चिंताएं हैं और अगले महीने से सीजनल इम्पैक्ट होगा क्रूड कीमतों पर। क्रूड कीमतें फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है तो उसका भी दबाव बन सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्रूड की जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं और डॉलर के मुकाबले ये लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। और जब तक अब आरबीआई इंटरवीन नहीं करता तब तक हो सकता है, एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि 83 के ऊपर भी अगले हफ्ते रुपया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन। और इधर म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें म्यूचुअल फंड्स के लिए यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो का प्रस्ताव है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, सेबी ने एक ज़रूरी कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो चार्ज जो म्यूचुअल फंड के लेने के लिए या खरीदने के लिए जो कंज्यूमर्स को देना पड़ता था उस पर एक कंसल्टेशन पेपर लेके आए हैं कि, और ये भी बोला है साथ में कि ये जो चार्जेस हैं वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होने चाहिए। अभी तक क्या होता था, बहुत सारी एएमसीज अलग अलग तरीके के जीएसटी टैक्सेस उसके जो टीआर है उसके बाहर कैलकुलेट करके लगा देते। तो अभी रेगुलेटर का कहना यही है कि जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब अलग से इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जो टीआर है अपने आप में पूरा एक कंप्लीट चार्ज होना चाहिए। इसके अलावा एक और सुझाव ये आया है कि परफॉर्मेंस लिंक टीआर हो, मतलब कि अगर कोई फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं टीआर उसका ज़्यादा हो। और साथ ही साथ इसी तरीके से अगर कोई फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर उतना ही टीआर क्यों दिया जाए। यहाँ पर सुझाव ये भी दिए गए हैं कि एग्जिट लोड को 5% से घटाकर 2% कर दिया जाए। तो ये सारे सुझाव अभी मांगे गए हैं कंसल्टेशन पेपर में। इसमें फाइनल फैसला क्या होता है, क्या रेगुलेशन आता है, ये देखने वाली बात होगी। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए जापान पहुंच गए हैं। हिरोशिमा पहुंचने के साथ ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके साथ ही 3 प्रमुख शिखर सम्मेलनों का सिलसिला भी यहां से शुरू हो जाएगा। जापान के बाद वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे।
पीएम सबसे पहले जापान के हिरोशिमा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी सम्मेलन में मौजूद बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सीईओ और व्यापार जगत के नेताओं से भी उनकी बातचीत होगी। सिडनी में एक बड़ा ही विशेष कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम इसलिए विशेष है क्योंकि भारतीय समुदाय के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का काम रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। बता दें कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती भी है। इधर आर्यन खान केस में एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के नाम आखिरी समय में जोड़े गए और कुछ अन्य संदिग्धों के नाम हटा दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापे के दौरान एक संदिग्ध के पास रोलिंग पेपर मिलने के बावजूद उसे छोड़ दिया गया। यही नहीं, गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व अधिकारी वानखेड़े पर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी आरोप लगा है। एजेंसी ने समीर वानखेड़े और कुछ अन्य लोगों पर शाहरुख के परिवार से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। बता दें कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने की धमकी देने का भी आरोप शामिल है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।